दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर साहब ने क्रिकेट में अपने कदम रखे थे तो यही कहा जाएगा कि भाई उनने क्रिकेट से तो अपना पूरा फॉर्च्यून बना लिया। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो जितना फ़ायदा या जितना फेम या जितना नाम या शान शौकत जो भी कहा जाए सचिन तेंदुलकर साहब को क्रिकेट से मिली है, उतनी ही रिटर्न में एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के अगर मैं रूल को मानूं तो उतना ही फ़ायदा क्रिकेट को भी मिला है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के जहन में दिमाग में क्रिकेट गेम ऐसे दौड़ने लगा जैसे कि उसके खून में मिला हुआ हेमोग्लोबिन हो। दोस्तों, जब भी कोई एक बहुत ही डेडिकेटेड, एक बहुत ही डिटरमिन्ड और एक हाई क्वालिटी का बंदा किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाता है तो वो उस फील्ड को एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे देता है, वो उस फील्ड को बहुत बड़ा बना देता है। उस पर्टिकुलर फील्ड से उस इंसान को तो रिटर्न्स मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस फील्ड को भी उस इंसान के होने के कारण उसकी उस एक भयंकर जबरदस्त जिद जो होती है, जो ग्रिट होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, उसके कारण जो एक उन्नति, जो एक प्रोग्रेस, जो एक ग्रोथ मिलती है वो भी जुटलाई नहीं जा सकती। आज ऐसा ही कुछ मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिनको इस बार फिजिक्स में इसी साल नोबेल प्राइज़ मिला है। अब बात करी जाए दोस्तों तो इस बार फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ 3 बंदों को मिले हैं और 2 कैटेगरी में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एक है जो है क्लाइमेट प्रिडिक्शन वाली, जो अपनी ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन इमिशन से रिलेटेड है, और जो दूसरा है वह है डिसऑर्डर्ड सिस्टम के ऊपर जो उसकी मॉडलिंग करी गई है। मैं बात करूंगा सुयुकिरो मनाबे और उनके साथी क्लॉस हेसलमैन की, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के अंदर फॉर द मॉडलिंग, जो उनने क्लाइमेट मॉडलिंग करी है, जो उनने ग्लोबल वार्मिंग की बात करी, जो उनने CO2 इमिशन के ऊपर बात करी, जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट की बात करी, यानी वो जो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट उनने दिया है जिसके ऊपर पूरा मॉडल बना है, जो आज से 2030, 2040, 2050 में क्या सिचुएशन होगी, अपने क्लाइमेटिक सिचुएशंस क्या होंगी, उन सब के बारे में प्रिडिक्शंस दे सकता है। लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें जो नई हैं, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सही में ग्लोबल वार्मिंग जो है, CO2 इमिशंस जो हैं, उनने सही में हमें परेशान करना चालू कर दिया है। जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पे जो शीट है बर्फ़ की वो उसकी थिकनेस कम हो रही है, सी लेवल बढ़ने के चांसेस हैं, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों कहानी थोड़ी पुरानी है। कहानी चालू होती है जब एक इंसान एक ग्लास जार को लेके जब धूप में खड़ा होता है और ऑब्जर्व करता है कि यार ग्लास जार तो खाली है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी जब इसके थ्रू पास हो रही है तो आजू बाजू की गर्मी से ज़्यादा इसके अंदर गर्मी हो रही है। यानी ग्लास जार के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है जो इसको गर्म कर दे रही है, और वो जो गर्मी है वो गर्मी 2 तरीके से आ रही है। सूरज की जो रेज आ रही है वो भी उसे गर्म कर रही है, और उसके अंदर जो चीज़ है वो भी कुछ रेडिएशन छोड़ रही है जो कि ग्लास रोक रहा है और अंदर के एरिया को गर्म करे जा रहा है। दोस्तों, उस इंसान का नाम था जोसेफ फूरियर। अब जोसेफ फूरियर की अगर मैं बात करूं तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो जब जोसेफ फूरियर का नाम सुनते तो उनके दिमाग में आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, और वो बात करते हैं अच्छा CT स्कैन, इमेज प्रोसेसिंग, MRI स्कैन, इमेज स्टिचिंग, इन सब की बातें होने वाली है लगता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। माना कि फूरियर साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन इमेज प्रोसेसिंग में है, लेकिन उनने क्लाइमेट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, वार्मिंग इफेक्ट के ऊपर कि भाई कैसे वातावरण गर्म हो रहा है, उसके ऊपर सबसे पहला अगर किसी ने कदम रखा था मॉडलिंग का वो थे फूरियर साहब। उन्हीं को फॉलो किया अपनी केमिस्ट्री क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बड़े ही इज्जत के साथ लिए जाने वाले नाम अरहेनियस साहब ने। अरहेनियस साहब ने जो इक्वेशन दी केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में, वो ये बताती है कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी के साथ पैरेलल एक और ट्रैक पे वो ये डिस्कस भी कर रहे थे उसी वक्त जब वो ये सारा रिसर्च का काम कर रहे थे कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो देखा था वो देखा था कि CO2 का क्या इफेक्ट होता है वार्मिंग इफेक्ट पे, और उनने उसका भी मॉडल कर डाला। ये माना जाता है कि तकरीबन 1890 के आसपास के टाइम में
1 साल के अंदर जो अरहेनियस साहब थे उनने 1 लाख से ज़्यादा कैलकुलेशंस करी थी अपने मॉडल को बनाने में, और प्रिडिक्शंस भी दिए थे। उनके प्रिडिक्शंस जो थे, क्योंकि भाई अब सब कुछ एक ह्यूमन हैंड के थ्रू कैलकुलेशंस हुई थी। भाई उस वक्त तो हाई फाई कंप्यूटर्स कहाँ थे, दुनिया को तो कंप्यूटर्स के बारे में पता ही नहीं था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब कैलकुलेशंस करी गई थी तो उनने बोला था कि अगर कार्बन इमिशन को डबल कर दिया जाए तो जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा, और अगर आधा कर दिया जाए तो 4 से 5 डिग्री घट जाएगा। लेकिन उनका प्रिडिक्शन जो था, वो मॉडल जो था, क्योंकि वो उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसी पे डिपेंडेंट था, तो हो सकता है ना रिसोर्स में भी एरर हो, जो डेटा आया हो उसमें भी एरर हो। जैसा कि 2005 में ऐसा हुआ था, एक बार सैटेलाइट से डेटा लिया गया, उस डेटा को मॉडलिंग वाले सॉफ्टवेयर में जब डाला गया तो जो रिजल्ट मिले वो एकदम ही अपोजिट थे। अब बात आई भाई रिजल्ट एकदम अपोजिट कैसे आ सकते हैं, तो मॉडल गलत है या डेटा गलत है। फिर बोला गया भाई डेटा तो सैटेलाइट से आया है, तो सैटेलाइट डेटा कैसे गलत हो सकता है। लेकिन जब क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो इट वॉज फाउंड आउट कि हाँ 2005 का जो इंसिडेंट वो बताता है कि सैटेलाइट के डेटा में कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई थी, जिसके चलते सवाल मॉडल पे आ गया था। भी आपने जो मॉडलिंग करी है इसकी, क्लाइमेटिक मॉडलिंग जो है, जो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर की मॉडलिंग है, इसके जो प्रिडिक्शंस है वो तो जस्ट उल्टे आ रहे हैं। तो जब 2005 में हो सकता है, जब आपके पास तो सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ 1890 के टाइम की। उस वक्त अरहेनियस साहब के पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था, और क्रॉस चेक करने के लिए कोई दूसरी सैटेलाइट भी नहीं थी जो ये चेक कर दे कि भाई जो डेटा लिया गया वो सही है कि गलत है। तो उनका जो मॉडल था, फिर भी उनने 1 लाख कैलकुलेशन करी थी, लेकिन उस कैलकुलेशन के बाद उनकी प्रिडिक्शंस आई थी वो ऐसी आई थी कि तकरीबन 1000 साल के अंदर कार्बन का जो CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो डबल हो जाएगा, और अगर वो डबल हुआ तो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती दोस्तों, ये चला आया ये फील्ड, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के एक महारथी जिनका नाम है स्यूकोरो मनाबे, उनने रुख किया अमेरिका की साइड। उनने बोला यार मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट आता है और मुझे इसको और आगे डीपली परस्यू करना है, और वो पहुंच गए अमेरिका। और वहाँ पे जब उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू करी तो 1950 से 1960 के बीच में उन्हें जो कुछ पढ़ा, सीखा, समझा, उसको मैथमेटिकल मॉडल में डाला, एक 1 डायमेंशनल मॉडल बनाया अपने पूरे एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का, तकरीबन 40 किलोमीटर हाइट तक। यहाँ पे जो उन्हें सबसे बढ़िया जीनियस स्ट्रोक लगाया था वो ये था कि उनसे पहले के जितने भी महारथी खिलाड़ी थे वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन, हाँ वही भाई थर्मल फिजिक्स वाला रेडिएशन जो अपन जेई फिजिक्स में और नीट फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही रेडिएशन जो क्लास 11th में आता है, उसी रेडिएशन को यूज करा जा रहा था। लेकिन क्योंकि 9वीं क्लास में हीट के 3 तरीके पढ़ाए जाते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन को सब भूल गए, लेकिन 9th क्लास NCERT आज हमें बताता है कि कन्वेक्शन करंट्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो जीनियस स्ट्रोक ये था मनाबे साहब का कि उनने बोला भाई रेडिएशन तो है, साथ में थोड़ा सा कन्वेक्शन करंट्स को भी मॉडल करना पड़ेगा। मॉडलिंग करी गई, और मॉडलिंग करके जब वो 1 डायमेंशनल एक मॉडल बनाया गया, तकरीबन 40 किलोमीटर हाइट तक को एनालाइज करने के लिए, उसको घंटों लगे। क्यों लगे घंटों उस मॉडल को सिमुलेट होने में, कैलकुलेशन होने में? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जहां पे उस वक्त के जो कंप्यूटर्स थे वो आज के मोबाइल फोन से भी कमजोर थे, लेकिन मॉडलिंग करी गई। अब बात यह आएगी भाई 1 डायमेंशनल मॉडलिंग क्यों करी, 2 डायमेंशनल क्यों नहीं करी, 3 डायमेंशनल क्यों नहीं करी? तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी कि जब आप मॉडलिंग कर रहे हो, उसको जिस कंप्यूटर में फीड करना है उस कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर बढ़ते चले गए, मनाबे साहब ने अपनी मॉडलिंग को 1 से 2 और 2 से 3 डायमेंशनल कर दिया। जब उन्होंने अपनी मॉडलिंग को 3 डायमेंशनल किया तो उनने एक और एलिमेंट इसमें जोड़ दिया, वो एलिमेंट था ओशियंस का। उनने बोला कि भाई हवा में CO2 तो है, CO2 के साथ वाटर वेपर्स भी हैं, और वाटर वेपर्स जो हैं, जो कि अब हैं, अरहेनियस साहब ने भी बताया था कि वाटर वेपर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो मैग्नीफाई कर देते हैं वार्मिंग इफेक्ट को। क्यों? CO2 से जब गर्माश हो रही है, जब गर्मी आ रही है, तो गर्म हवा जो है वो और H2O को पकड़ के रखेगी वेपर फॉर्म में, और H2O को ज़्यादा पकड़ेगी तो H2O और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देगा, और भी ज़्यादा गर्मी को रोक के रखेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इस प्लानिंग के साथ जो थोड़ी बहुत कुछ मिसिंग लिंक्स थे वो थे ओशियंस के। क्यों? क्योंकि ओशियंस एक ऐसी पिक्यूलियर चीज़ है जहाँ पे हीट एनर्जी और CO2
माना जाता है 100 150 सालों तक जमा करा जा सकता है और फिर एक बहुत धीरे धीरे रेट पे रिलीज होता है। उसके अंदर CO2 है, उसके अंदर एनर्जी भी ट्रैप्ड है। तो मनाबे साहब ने जब उस पर्टिकुलर फैक्टर को भी डाल दिया मॉडलिंग में और 3D मॉडल दिए, उन 3D मॉडल्स ने प्रिडिक्ट किया कि आगे आने वाले टाइम में जब CO2 का एमिशन बढ़ जाएगा, जब वो लेवल ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में 300 ppm से 600 ppm हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी दोस्तों, वो आज की जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे बहुत क्लोज है। अब हुआ ये क्योंकि ये सारा काम हुआ था 1950 और 1960 में, इसलिए जो नोबेल प्राइज वाली कमेटी, हमने देखा कि भाई अगर किसी इंसान ने सारा कुछ प्रिडिक्शन तब कर डाला जबकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये तो एक नॉर्मल पास बाय फील्ड था, यहाँ ठीक है मेन फील्ड में काम कर रहे हो, बगल वाले फील्ड में आप जो करना चाहो रिसर्च करते चले जाओ। अब हुई बात ये कि ये कितना रेलेवेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस चीज़ है जो हो रही है, जो ऑब्जर्व हो रही है। और अगर मनाबे साहब का जो मॉडल है वो सही में रोबस्ट है, जैसा कि उसकी प्रिडिक्शन सभी मैच कर रही है, तो उसके हिसाब से अगले 20 साल के अंदर फ्लड्स बढ़ जाएंगे, हरिकेन्स, टोर्नाडोज की फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाएगी, जो स्टॉर्म्स आते हैं वो बढ़ जाएंगे और वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। यानी लाइफ पे कहीं ना कहीं बहुत सीवियर इम्पैक्ट आने वाला है, जस्ट बिकॉज हम CO2 इमिशंस को चेक नहीं कर रहे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक और बड़ी पहल है नोबेल प्राइज कमेटी की तरफ से कि लोगों को इस सीरियसनेस के बारे में भी बताया जाए कि आपको एनवायरनमेंट को, अपने घर को जिसका नाम है अर्थ, उसको भी थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। डीप स्पेस में तो आप बहुत पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तो बहुत जानना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका घर ही ना बचे, और अगर घर नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेंगे। इतनी रोबस्ट थी सर की कैलकुलेशन जो उन्होंने करी थी कि आज भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज मीटरोलॉजी से रिलेट करते हैं, उनके अंदर आज भी 1950 और 1960 में जो उन्होंने काम किया था वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में बतौर लेक्चर्स, और उनके ऊपर एग्जाम्स भी होते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट दी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो कि मिला था स्यूकुरो मनाबे साहब को और उनके साथ ही क्लॉज हैसलमैन को। क्लॉज हैसलमैन ने जो करा था काम दोस्तों, उनने मॉडलिंग करी थी जिसके अंदर उनने क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं ना, जो लोकल वेरिएशंस होते हैं कि भाई कभी तेज आंधी आ गई, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, उसको नॉइज के जैसे फीड कर दिया था उस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, उस पूरे मॉडल के अंदर, जहाँ पे प्रिडिक्शन करना और आसान हो गया था। अब ये जो दोनों चीजें थी जहां पे प्रिडिक्शन भी आ गया, CO2 के कारण जो कैलकुलेशंस आती हैं वो भी आ गई, उनने एक इतना रोबस्ट सिस्टम हमें दिया है कि वो आज की जो प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं या जितने भी आज के प्रिडिक्शंस किए जाते हैं उन सब का बेस वही माना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना जिससे कि थोड़ी अपनी क्लोजनेस और बढ़ जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूँ। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूँ। रोज लाइव आता हूँ यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूँगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे,
या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं फील के साथ, रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।